आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? यस सर। किसी कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते पहले। कल थोड़ा सा मूंगे के चट्टन के बारे में आप लोग पूछ रहे थे। देखिए मूंगे क्या होता है, एक एनिमल होता है जो आपको बताता है, जो सिलेंट्रेटा वाला जो किंगडम होता है, जिसको शंख कहा जाता है, उसी के क्या होता है एनिमल होता है। और ये क्या होता है, शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। क्या होता है, सहजीवी संबंध बनाने का काम करते हैं। और ये क्या होता है, शैवाल में क्या होता है, अलग अलग रंग होता है। आप लोग जानते हैं शैवाल क्या होता है, उसमें रंग होता है उसके अंदर। और उससे क्या होता है, बहुत चमकते रहते हैं और बाहर से देखने पर बहुत सुंदर लगता है। लेकिन क्या होता है, जब शैवाल वहां से मर जाते हैं ना, तो ये जो उसको पॉलिप्स कहते हैं या मूंगी कहा जाता है, वो मर जाता है। भोजन नहीं मिलेगा तो उसको मर जाना पड़ता है। तो जब मर जाते हैं तो क्या होता है, ये चट्टान की तरह बन जाता है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने रिंग, जो अंगूठी में बहुत सारे मूंगे का पत्थर आप लोगों ने या यूज किए होंगे, वो क्या होता है, इसी से बनता है। ध्यान दीजिएगा, जो मूंगे का पत्थर होता है ना, इसको जिसे कहते हैं, वो भी इसी का बना होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। ये कल आप लोगों को बता रहे थे कि जो टेम्परेचर है हमारे जो ओशन में, टेम्परेचर क्या होता है, सर अलग अलग जगह पे क्या होता है, टेम्परेचर का जो वितरण है वो अलग अलग होता है। आपको पता था सर कि जहां, कोई क्वेश्चन है? नहीं है, चलो ठीक है। सर जो ये मूंगा स्टोन होता है जो मार्केट में मिलता है, ये वही मूंगा, यही वही होता है देखिए सभी जो स्टोर नहीं यहाँ होते, पे सभी स्टोर नहीं होता है, जिसकी हम समझ लीजिए बात पहले, कर रहे हैं। समझ लीजिएगा। जो मूंगे का जो स्टोन होता है ना, ये जो मूंगे वाला होता है वो क्या होता है, एनिमल से बनता है। लेकिन जो ये मार्केट में जो बिकते हैं ना, उसमें बहुत सारे अलग अलग चीज होता है। उसमें पत्थर भी हो सकते हैं, या आप लोगों ने सुना होगा मोती बनते हैं, मोती भी हो सकते हैं जो समुद्र में बनते हैं। जो सीप होता है ना, सीप एक एनिमल होता है, सीप के अंदर क्या होता है, मोती बनते हैं, मोती बनते हैं। वो अलग अलग तरह के होते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ पत्थर क्या होते हैं जो रिंग वगैरह में लगाते हैं, वो मूंगे का भी होते हैं। उसको क्या होता है, जो उसको पॉलिश करके उसके बाद उसको लगाया जाता है। पॉलिश किया जाता है, उसके पॉलिश करने के बाद उसको लगाया जाता है। सभी पत्थर मूंगे का होगा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि उसमें मूंगे हो, लेकिन क्या सभी मूंगे का होगा ये जरूरी नहीं है। मूंगे का जो पत्थर होता है ना, वो क्या होता है, अंदर थोड़ा सा खोखला टाइप का होता है, पूरी ठोस नहीं होता है। जो पत्थर होता है या जो मोती होता है ना, वो क्या होता है, पूरी तरह से ठोस होता है। ध्यान दीजिएगा, सभी पत्थर मूंगे का होगा ये कोई जरूरी नहीं। और मूंगे पत्थर नहीं है, पहली बात समझ लीजिएगा। मूंगे क्या है, जो पॉलिप्स है या जो प्रवल है, ये मूंगे क्या है, पत्थर नहीं होता। ये जीव के क्या है, कंकाल समझ लीजिएगा। जब जीव मर जाते हैं तो ऐसा बन जाता है। जैसे मान लो कोई एनिमल मर गया है तो ऐसे बन गया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो भी आपका मोलास्का एनिमल होते हैं, एक अलग अलग किंगडम के, तो मोलास्का के ऊपर क्या होता है, एक प्रकार के कैल्शियम कार्बोनेट के क्या होता है, कवर होते हैं। जैसे कछुआ वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, उसी प्रकार से जो ये जो मूंगे होते हैं ना, इसके ऊपर भी कैल्शियम कार्बोनेट के क्या आता है, एक तरह से आवरण होता है, इसलिए वो कठोर बन जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं, ये इसको क्या कठोर बनाता है। आप लोगों ने देखा होगा शीप हो गया, कछुआ हो गया, या ऐसे जो जंतु जिसके शरीर के ऊपर क्या होता है, कवर होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट के क्या होता है, एक कवच होता है इसमें। इसको समझ लीजिएगा। तो ये भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मरने के बाद वो ऐसा बन जाता है। जिंदा जब होता है ना, तो पूरा एनिमल की तरह वो एक्टिव करते हैं। लेकिन होते हैं छोटे छोटे, इसलिए क्या होता है, लोग उसको ज्यादा, नॉर्मल लोग उसको ज्यादा जानते नहीं है। और जो
जो भी क्या होता है मूंगे लाते हैं पत्थर, जो मूंगे का पत्थर जिसे कहते हैं, वो लोग भी क्या होते हैं जो ज्यादा चमकीले वाले होते हैं या पॉलिश करके लाते हैं, जो ओरिजिनल क्या होता है लाते नहीं। जैसे शंख वगैरह आप लोग देखे होंगे, ये भी क्या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसलिए क्या होता है वो कठोर होता है। तो उसको समझिएगा, वो पत्थर नहीं है जो आप लोग सोचते हैं उसको क्या है, उसको पत्थर मत समझिएगा। जैसे मोती क्या है, मोती भी पत्थर नहीं है, वो भी क्या होता है शीप के अंदर बनता है, उसको ध्यान दीजिए। देखिए महासागरों में जो तापमान है यानी टेम्परेचर, आपको पता है कि वो क्या है अक्षांश पर निर्भर करता है, जलधारा पर निर्भर करता है, उसके बाद समुद्र दाब पर निर्भर करता है, प्रेशर पर निर्भर करता है, या कहीं पर क्या है बारिश ज्यादा कम हो गया उस पर निर्भर करता है। अब महासागरों का जो टेम्परेचर है वो किस तरह से निर्भर करता है देख लेंगे। देखिए महासागरों का जो दैनिक तापांतर होता है, यानी दैनिक और जो वार्षिक तापमान का होता है वो बहुत कम होता है। दैनिक क्या होता है, देखिए जो लगातार होते हैं ये दैनिक और वार्षिक तापमान सीमा स्थल की तुलना में कम होता है। यानी महासागरों का जो तापमान होता है वो क्या होता है, जो स्थल होता है जो लैंड वाला एरिया होता है उसकी तुलना में कम होता है। अभी आपको कल बताया था कि जितने भी जो वाटर होता है ना वो देर से ठंडी होती है और देर से गर्म होती है, इसलिए क्या हमेशा कम होता है। महासागरों की सतह जल का औसत तापमान भूमध्य रेखा के ध्रुव की ओर धीरे धीरे कम होता है। अभी आपको बताया था जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे यानी पोल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, तापमान में कमी आएगा। तापमान में क्या आएगा, कमी। और ध्रुव से भूमध्य सागर की तरफ जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, ऐसे जाएंगे तो कमी होगा और ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, वृद्धि होगा। हाँ जी, भूमध्य रेखा से अगर ध्रुव की तरफ जाएंगे तो तापमान में कमी होगा, और ध्रुव से अगर भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो तापमान में क्या होगा, ज्यादा वृद्धि होगा। क्या होगा, ज्यादा वृद्धि होगा। बढ़ते अक्षांश के साथ तापमान में कमी की दर आमतौर पर प्रति अक्षांश देखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, प्रति अक्षांश क्या होता है 0.5 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। 22 डिग्री अंशांश पर औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होता है, 40 डिग्री पर क्या होता है 14 डिग्री हो जाता है। जितना अक्षांश होगा टेम्परेचर उतना कम होगा। 0 डिग्री पे ज्यादा टेम्परेचर, जितना डिग्री टेम्परेचर होगा उतना ही अक्षांश में भी वृद्धि होगा। सिंपल सा बात है। उच्चतम तापमान क्या है, भूमध्य रेखा पर होती है। ध्यान दीजिएगा, उच्चतम तापमान कहाँ है, भूमध्य रेखा पर नहीं होती है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उच्चतम तापमान भूमध्य रेखा पर नहीं होती बल्कि इसके उत्तर और दक्षिण में दर्ज की जाती है। समझ लीजिए इसको क्या क्या है। ये है आपका भू पृथ्वी और ये है आपका भूमध्य रेखा। अब ये बोला है कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा गर्मी नहीं होती है या पानी का तापमान सबसे ज्यादा नहीं होता है, ये कह रहा है। ऐसा क्यों, समझिएगा। आपको बताया था कि ये भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सूर्य का जो किरण है वो सीधी गिरती है। किरण क्या है, सीधी गिरती है। जब यह सीधी गिरेगी तो देखिएगा यहाँ पर अंतर क्या आ जाएगा। सीधी गिरने पर यहाँ पे क्या होगा, पानी का क्या होगा, इसके आसपास के पानी का क्या होगा, बाष्पीकरण ज्यादा होगा। बाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा। और बाष्पीकरण ज्यादा होगा तो इससे क्या बनेगा, बादल बनेगा। और यही बादल क्या वर्षा के रूप में यहाँ पे बरसते रहेंगे। और आपको मालूम होगा कि जो वर्षा का पानी होता है वो क्या है, समुद्र के पानी या स्थल के पानी से ठंडा होता है। आप लोग कभी बारिश में नहाइएगा, अभी बारिश का मौसम आने वाला है, तो देखिएगा नॉर्मल जो पानी होता है उससे क्या होता है, वर्षा का पानी क्या होता है, ठंडा होता है। अब बोले ठंडा क्यों होता है वर्षा का पानी, क्योंकि ये क्या होता है ऊपर जाके बादल, बादल ऊपर जाके क्या बनता है, संघनन करता है, यानी बर्फ जैसा बन जाता है। इसलिए क्या होता है, इसका तापमान बहुत कम होता है। संघनन के बाद क्या होता है, तापमान में क्या होता है, कमी हो जाती है। इसलिए बादल क्या होता है, ठंडी होती है नॉर्मल पानी की अपेक्षा। ध्यान दीजिएगा। इसलिए क्या होता है, भूमध्य रेखा के आसपास आपको बताया कि प्रत्येक दिन बारिश होती रहती है।
तो जब प्रत्येक दिन बारिश होगा तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसको क्या है, ठंडा पानी और लगातार पानी मिल रहा है, इसलिए यहाँ का क्या है, टेम्परेचर कम होता है। भूमध्य रेखा के थोड़ा सा ऊपर या नीचे, यानी उत्तर या दक्षिण में क्या होता है, 5 डिग्री मान लीजिएगा, 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे में क्या है, टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर बारिश कम होती है, भूमध्य रेखा के अपेक्षा कम होती है, समझेगा। कम का मतलब एकदम कम नहीं मत मानिएगा, भूमध्य रेखा के अपेक्षा कम होती है। जब वहां पानी बारिश कम होगी तो क्या होगा, वहां का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, सर भूमध्य रेखा के ऊपर या भूमध्य रेखा पर जो समुद्र है उसका तापमान क्या होता है, सबसे ज्यादा नहीं होता है, बल्कि उसके 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, यानी उत्तर की तरफ 5 डिग्री और दक्षिण की तरफ 5 डिग्री में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है देखिएगा, ये जो 5 डिग्री ऊपर आपको बता रहा हूँ और 5 डिग्री जो नीचे बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 5 डिग्री ऊपर ये जो क्षेत्र बनता है ना, यहाँ पे क्या होता है, बारिश का क्या होता है, यहाँ पे तूफान वगैरह चलने लगते हैं, तेज हवाएं चलने लगती है, और यहाँ पे एक क्षेत्र बनता है जिसको डोलड्रम कहा जाता है। ये क्या बनता है, डोलड्रम क्षेत्र बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये डोलड्रम क्षेत्र बनते हैं, ठीक है। और ये डोलड्रम जो क्षेत्र होता है ना, ये क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ये जो क्षेत्र होता है ये एकदम शांत होता है, कैसा क्षेत्र होता है, शांत क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा नहीं होता है, बारिश बहुत तेजी से होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध के महासागरों में दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की तुलनात्मक में अधिक तापमान होता, देखिएगा कह रहे कि उत्तरी गोलार्ध में का जो महासागर है वो दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक तापमान का होता है, ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले तो क्या है, भूमध्य रेखा पर समुद्र में ज्यादा तापमान नहीं होता, दूसरा बोल रहे उत्तरी गोलार्ध यानी जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जो साउथ हेमिस्फीयर है उसमें टेम्परेचर कम होता है। पहले बात उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग उसको हमेशा गलत करके आ जाते हैं, देखिए समझिएगा। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का ये क्या है, आपका उत्तरी गोलार्ध है, ऊपर वाले बात उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ क्या है, हेमिस्फीयर है, गोलार्ध है, और इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फीयर कहा जाता है, गोलार्ध। धन्यवाद। देखिए ये जो भाग है ना, यहाँ उत्तरी गोलार्ध में क्या है, स्थल ज्यादा है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, जल ज्यादा है। यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में 80% क्या है, जल पाया जाता है, और उत्तरी गोलार्ध में केवल 60% जल पाया जाता है। समझिएगा, जब आपको पता है कि जहां जल होगा ज्यादा वहां पे टेम्परेचर हमेशा कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जल क्या होता है, टेम्परेचर को क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको आपको बताता है कि विशिष्ट ऊष्मा होता है जल का, जल का क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा होता है, यानी स्पेसिफिक हीट होता है जिसका जल का। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा अधिक होने पर यहाँ का टेम्परेचर कम होता है, और उत्तरी गोलार्ध में या नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, जल की मात्रा कम होने के कारण क्या होता है, स्थल की मात्रा ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, गर्मी ज्यादा। आपको पता है स्थल ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। आप लोग कभी राजस्थान वगैरह जाइएगा, दिन में देखिए बहुत गर्म होगा, रात को आपको क्या रजाई ओढ़ के सोना पड़ेगा मरुस्थल के अंदर। क्यों, क्योंकि जो बालू होता है दिन के टाइम क्या बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, रात को क्या होता है, बालू बहुत जल्दी क्या ठंडा हो जाता है। लेकिन ऐसे समुद्र में या जो जहाँ पे जल राशि है वहां पे ऐसे कंडीशन नहीं पाई जाती है। इसलिए क्या होता है, जहां जल की मात्रा अधिक होगा वहां पे क्या है, गर्मी कम होगा, और जहां पे जल की मात्रा कम है वहां पे क्या है, टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। इसलिए देखिएगा अभी भारत में क्या है, पहले बहुत सारे तालाब हुआ करता था, जिसको आप पोंड वगैरह कहते हैं, तालाब या क्यों होते थे, तालाब होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, दो तरह का मत है, एक तो क्या होता है आसपास के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और दूसरा क्या है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको क्या मेंटेन करते हैं। अभी देखिए भारत सरकार ने भी क्या फिर से जो तालाब बंद पड़े हुए हैं
उन तालाबों को फिर से क्या है खोदा जा रहा है, जो मनरेगा के माध्यम से आप लोग जानते हैं उसके माध्यम से फिर से खोदा जा रहा है, क्योंकि पानी भरने से क्या है, एक तो अंडर वाटर ग्राउंड जिसको भूमिगत जल है उसकी स्तर को बढ़ाया जाए, और दूसरी बात क्या है, इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, वाटर बॉडी खत्म हो जा रहा है, शहर में देखिए कंक्रीट बने हुए हैं, वाटर बॉडी जब नहीं होगा तो कहाँ से हो पाएगा, तो इसलिए क्या होगा फिर से ये सिस्टम क्या होगा, पहले देखिएगा हर जगह तालाब तालाब हुआ करता, हर गांव में तालाब होते थे, बहुत सारे, हर व्यक्ति के घर में क्या, हर किसान के घर में तालाब हुआ करता था, आजकल खत्म हो गया, तो बहुत जरूरी है तालाब, लेकिन क्या है कोई मेहनत उसी हिसाब से नहीं करना चाहता, अलग बात है। तो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में क्या है तापमान ज्यादा होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है तापमान कम होता है, क्यों, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है पानी की मात्रा ज्यादा है। दूसरा क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए जल का आसमान वितरण है, वो तो सही सही बोल रहा है, इन सारी चीजों को क्या है आप लोग पढ़िएगा और नोट बढ़िया से बना लीजिएगा, जहां पे भी दिक्कत आए आप लोग पूछिएगा, हर चीज इसमें दे रखते सर हैं, फिर भी क्या है आप लोग इसको नोट दो, ये जो जिस पॉइंट को मैं बता रहा हूँ ना, ये क्या है क्वेश्चन बनने वाला पॉइंट है, अगर बहुत कठिन क्वेश्चन बन जाएगा तो ये क्वेश्चन बनेगा, अगर सिंपल क्वेश्चन बनेगा तो ये नहीं बनेगा, और क्या था दोनों तरफ से तैयार रहिएगा, कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो अलग बात है। दूसरा है जो महासागरों का जो वार्षिक तापांतर है या ताप है वो 19 डिग्री सेल्सियस होता है, ये क्या है उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध में इतना होता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या है इतना होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में कितना होता है 16 डिग्री, देखिए 3 डिग्री का अंतर है, उत्तरी गोलार्ध में क्या है तापमान ज्यादा है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है तापमान कम, इसको भी क्या है ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में तापमान ज्यादा है, और देखिए हमारे पृथ्वी का जो औसत तापमान है ना, पृथ्वी का औसत तापमान लिख लीजिएगा, पृथ्वी का, पृथ्वी की औसत तापमान, तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, यह पृथ्वी का क्या है एवरेज टेम्परेचर है, अगर हमारा जो पृथ्वी घूमना बंद कर दे, हमारा क्या कहते हैं वातावरण में क्या है गैसेस ना हो, तो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है कम हो जाएगा, इसको भी तरह से समझ लीजिए। आगे क्या कह रहे हैं, महासागरों में तापमान का ऊपर से नीचे की तरफ क्या है कैसे बटा हुआ है, तो ध्यान रहिएगा, हमारे जो महासागर है, महासागर को अगर नीचे जाए, नहीं महासागर जो है गहराई में जाके क्या टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, ये बात बोल रहा है, ठीक है, महासागरों के जो ऊपरी परत है या ऊपरी सतह है वहां पे क्या है ये सबसे गर्म होता है, जैसे मान लो ये कोई महासागर है, महासागर के जो ये वाले लेयर है इसको क्या है ये सबसे क्या है गर्म होगा, क्यों गर्म होगा, आपको कल बताया था कि 200 मीटर तक क्या है सूर्य का प्रकाश जाता है, सूर्य का प्रकाश 200 मीटर तक क्या जाता है सूर्य का प्रकाश, और सूर्य के प्रकाश में क्या होता है ऊष्मा होती है, और ऊष्मा क्या बनाता है ताप को बढ़ाता है, तो ताप बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी जल का यानी जो समुद्र का जो ऊपरी लेयर है वो क्या था ज्यादा गर्म होता है, और ये क्या है 500 मीटर तक क्या है ज्यादा होता है, ठीक है, 200 मीटर तो प्रकाश जा रहा है और 500 मीटर तक क्या था, इस परत में 20 डिग्री सेल्सियस से क्या है 25 डिग्री सेल्सियस से क्या तापमान पा जाता है, और जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ पे ऐसे तापमान क्या होता है साल भर पा जाता है, और जो मध्य अक्षांश होते हैं उसमें गर्मियों में क्या होता है ऐसे तापमान पाया जाता है, कब पाया जाता है गर्मियों, गर्मियों में आप जानते हैं तो इस समय उत्तरी जो गोलार्ध है ना उत्तरी गोलार्ध में तापमान ज्यादा है, इसमें दक्षिणी गोलार्ध चले जाएंगे तो वहां पे क्या तापमान कम होगा। तीसरी चीज क्या है संक्रमण क्षेत्र, ठीक है, संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं थर्मोक्लाइन कहा जाता है, ये क्या है पहले समझिए, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर को एक जैसे बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस चलता है, या आप लोगों ने इसका अच्छा सा उदाहरण आप लोग समझिएगा,
जैसे कोई पंप से अगर साइकिल के टायर में हवा भरते हैं ना, तो हवा जब प्रेशर डालते हैं ना, तो क्या होता है, पंप के अंदर भी गर्मी पैदा हो जाता है। पंप के अंदर भी क्या होता है, गर्मी होता है। उस प्रोसेस का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, थर्मोफ्लाइंग। तो इसमें क्या होता है, जो थर्मोक्लाइन होता है उसमें क्या होता है कि जो समुद्र का जो अधिकांश जो पानी है, 90% पानी क्या होता है, इस अवस्था में पाया जाता है। तो वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर लगभग जीरो होता है। तो नीचे वाले गहराई, एकदम गहराई में जाएंगे तो वहां का पानी क्या जमी हुई है, बर्फ जैसा होता है, बर्फ होता है। वहां का पानी कैसा होता है, बर्फ होता है। तो ये क्या कौन सा होता है, थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन मतलब उससे हवा, उससे गर्मी बाहर नहीं जा पाता है। थर्मोक्लाइन का मतलब जैसे आप थर्मोकॉल जैसे लगाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो गर्मी होता है यहाँ से पार होके यहाँ नहीं जा पाता है, तो ये लेयर बना देता है। क्यों बनाते हैं, पहले समझ लीजिएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि जो जल होता है या पानी होता है ना, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसको आप हिमांक कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं, या जमाव बिंदु कहते हैं, या फ्रीजिंग कहते हैं। वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होती है, वो क्या आता है, 4 डिग्री सेल्सियस होती है। कौन सी डिग्री सेल्सियस होती है, 4 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों ने सुने होंगे कि जो कोल साइट में या जहां पर ठंडी बहुत ज्यादा होता है ना, वहां पे क्या होता है, झील जब जम जाती है, तो झील के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो मरते नहीं है। ऐसा क्यों होता है, तो वो वाला कंडीशन यहाँ पे फ्लो हो रहा है, समझ लीजिएगा। देखिए क्या होता है, जो मान लीजिए कोई झील है या महासागर है, जो भी चीज मान लीजिएगा, कि ये ऊपर वाला जो लेयर है ना, तो यहाँ पे क्या था, जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे आने लगता है वातावरण का, तो ये ऊपरी वाला लेयर क्या होता है, जम जाता है। क्या हो जाता है, जम जाता है। जमने के कारण क्या होता है, ये क्या होता है, एक बैड कंडक्टर बन जाता है। या इसको कह सकते हैं, बर्फ क्या होता है, कुचालक होता है। ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। तो मतलब बैड कंडक्टर होता है, मतलब ऊष्मा को आर पार नहीं पहुंचाता है, जो बर्फ होता है। अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशन बन रहा है, यहाँ बनेगा जो कंडीशन, उसको कहते हैं थर्मोक्लाइन कंडीशन बनेगा। क्योंकि अब ये जो लो टेम्परेचर ना, इसके नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि ऊपर से क्या है, बैड कंडक्टर बन गया है। इसका अच्छा सा एग्जांपल हम दैनिक जीवन में लेते हैं। हम लोग स्वेटर पहनते हैं ना, स्वेटर ठंडे के मौसम में, स्वेटर में हमें गर्मी क्यों लगती है, इसको समझ लीजिएगा। क्योंकि स्वेटर में गर्मी से लगता है कि स्वेटर के बीच में देखिएगा, जो रुई से बना था, तो रुई के बीच में थोड़ा सा क्या था, गैप गैप होता है। तो गैप में क्या हवा भर जाती है। जो हवा क्या होता है, वो भी बैड कंडक्टर होता है। बैड कंडक्टर यानी कुचालक होता है। उससे क्या होता है, शरीर के अंदर के तापमान को क्या होता है, बाहर आने देता है, और बाहर के तापमान को शरीर के अंदर जाने नहीं देता है। तो यहाँ पे भी क्या, थर्मोक्लाइन स्थिति पाया जाता है। तो एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है। आप हम सब क्या स्वेटर पहनते हैं, तो स्वेटर पहनने से जो हवा होती है, स्वेटर के रोए, वो जो रुई होती है, उसके अंदर गैप में क्या था, भर जाता है। और भरने के बाद क्या, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर आता है, वो तो ना बाहर जा पाता है, और जो क्या होता है, तो बाहर का टेम्परेचर है वो शरीर के अंदर नहीं जा पाता है। तो क्या हो जाता है, हमारा बॉडी कैसे बन जाता है, थर्मोक्लाइन स्थिति में आ जाता है। तो ये थर्मोक्लाइन का मतलब होता है कि अधिकतर क्या होता है, जो महासागर है, वो क्या होता है, उसके नीचे पानी टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होता है, वहां पे बर्फ जम जाता है। बर्फ जम जाने के बाद क्या होता है, उसके नीचे पानी होता है, लेकिन ऊपर क्या होता है, बर्फ जमा रहता है। जैसे आपको पता है कि ठंडे के मौसम में जो भी झील या जो भी सागर महासागर होते हैं, वो जम जाता है, लेकिन नीचे क्या होता है, पानी। आप लोग बहुत सारे इस समय पिक्चर वगैरह देखे होंगे, जो पोलर भालू वगैरह होते हैं ना, वो देखेगा, जो बर्फ को क्या होता है, तोड़ के उसके अंदर से मछली पकड़ते रहते हैं। तो वो सिस्टम है। सबसे बढ़िया क्या, स्वेटर वाला एग्जांपल आपको समझिएगा। इस कंडीशन से क्या होता है, वहां के नीचे का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, जिससे क्या होता है, वो बर्फ के रूप में बन जाता है, और नीचे क्या, पानी उस अवस्था में रहता है। तो इस तरह की क्या होता है, कंडीशन बनी रहती है।
तीसरा कह रहा है कि महासागर की यह परत बहुत ठंडी होती है और गहरे समुद्र के तल में होता है, आर्कटिक में इसमें। और जो तीसरा परत है ना, ये क्या होता है, ये या तो आर्कटिक में पाया जाता है या अंटार्कटिका में पाया जाता है। यहाँ का तापमान क्या होता है, जीरो हो जाता है। तापमान क्या होता है, जीरो हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस है। आप लोगों ने एक एग्जांपल पहाड़ों में आप लोगों को बता रहा हूँ, ये भी क्या है, फिजिक्स का ही है। आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दी के मौसम में, यानी जो शीतकाल में क्या होता है, जो पानी का जो नल होते हैं, जो जिसको घरों में पानी पहुंचाते हैं ना, वो क्या होता है, फट जाता है। क्यों फट जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो पानी होता है ना, वो जम जाता है। और जब पानी जमता है ना, तो उसका डेंसिटी बढ़ जाता है, तो फैलने लगता है। इसलिए आप लोगों को बोला जाता है, या सबको बोला जाता है कि फ्रीज में जब भी पानी रखा जाए तो पूरी बोतल भर के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पानी जमने के बाद क्या होता है, वो फैलता है। आप लोगों ने सुना होगा फ्रीज ठंडा क्यों नहीं कर रहा है। फ्रीज ठंडा इसलिए नहीं कर रहा है कि कंडेंसर पर क्या होता है, बर्फ जम जाता है कभी कभी। जब कंडेंसर पर बर्फ जम जाता है तो क्या होगा, बर्फ आपको पता है कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है, इसलिए फ्रीज को क्या ठंडा नहीं करता है। तो समझ लीजिएगा, बर्फ क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। इसलिए इस कंडीशन को, यहाँ थर्मोक्लाइन को इस एग्जाम्पल से क्या है, आप लोग ज्यादा समझ पाएंगे। फ्रीज कभी कभी क्या होता है, ठंडा नहीं करता, क्यों, क्योंकि उसमें बर्फ जम जाता है। ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक है आपका समुद्र की लवणता। लवणता मतलब सैलिनिटी, यानी समुद्र जल में लवण। देखिए समुद्र जल में ये नमक आता कहां से है, पहली बात तो ये है। पहली बात देखिए, समुद्र जल में जो नमक आता है उसका मुख्य स्रोत होता है नदियां। नदियां बहुत सारे खनिजों के आसपास से होकर गुजरती रहती है, और इन खनिजों को लेके क्या आता है, समुद्र में लाते हैं, और यहीं पे क्या आता है, इन खनिजों का आपस में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और साल्ट में बदलते रहते हैं। क्या होता है, नमक में क्या होता है, बदल रहते हैं। ठीक है, समुद्र में जो सबसे ज्यादा जो नमक होता है ना, वो NaCl के रूप में पाया जाता है। ठीक है, नमक के अलग अलग रूप होते हैं। नमक का मतलब क्या होता है, केवल NaCl नहीं, और भी होता है, MgCl होता है, बहुत सारे होते हैं, कैल्शियम सल्फेट भी होता है नमक। कैल्शियम सल्फेट को भी हम नमक कहते हैं, जो जमीन वगैरह में कृषक लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी चीज होता है, लेकिन जो NaCl होता है ना, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। लगभग 78% जो नमक होता है समुद्र में, वो NaCl होता है। समझिएगा, समुद्र का 78% जो नमक है वो NaCl है, जो सोडियम क्लोराइड जिसे कहा जाता है, जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। जो हम लोग कौन सा नमक खाते हैं, NaCl खाते हैं। समझिएगा, इस NaCl को क्या है, समुद्र के पानी में पाया जाता है, इसी को क्या अलग करके इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन NaCl में क्या नहीं होता, मिनरल्स नहीं होता, आयोडीन नहीं होता। इसे देखिए, आप लोगों ने देखा होगा नमक के पैकेट में लिखा होता है आयोडीन एडेड करके लिखा रहता है। आयोडीन क्या होता है, जो झींगा या ग्वाटर बीमारी को क्या रोकने का काम करता है। तो समुद्र में जो पानी में, जो जल में या समुद्र पानी में जो लवण नमक आता है, उसका मुख्य स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत क्या है, नदियां। नदियां क्यों लाती है, क्योंकि नदियां बहुत सारे खनिजों से होके या ऐसे भूमि से होके आती है जहां पे बहुत सारे खनिज वगैरह होते हैं, इसलिए नदियां क्या होता है, इसको लेके। एक बात ध्यान देंगे, समुद्र का जल का लवणता ज्यादा होता है, नदी के जल की लवणता कम होती है। अब बोले नदियां तो ला रही है, लेकिन नदियां की जल की लवणता कम क्यों होती है। भाई एक नदी थोड़ी ना है, बहुत सारे नदी हजारों सालों से, लाखों सालों से यहाँ पे पानी ला रहा है, तभी तो इसकी लवणता ज्यादा है। नदी में क्या है, नदी में लवणता कम होती है, नदियों के पानी में लवणता कम होती है, समुद्र जल की जो लवणता होती है वो ज्यादा होती है। ध्यान रखिएगा। इसलिए आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़े होंगे कि नदी के पानी में तैरना कठिन होता है और समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े होंगे। क्यों होता है, समझिएगा, देखिएगा, जब समुद्र के जल में लवण होगा, यानी सैलिनिटी होगा, यानी साल्ट होगा, तो उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। डेंसिटी बढ़ने पर क्या होता है, वो क्या होता है, उसमें अगर कोई वस्तु दिया जाएगा तो देर से डूबती है, यानी कम डूबती है। और जो फ्रेश वाटर होता है उसकी डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, इसलिए वहां पे क्या होता है, पानी की जो सैलिनिटी होता है कम होता है, इसलिए वहां पे नमक ज्यादा होता है, या तैरने में क्या कठिन नहीं होता है। इसलिए नदी में तैरना क्या है, कठिन है, समुद्र में तैरना आसान है। इसको ध्यान देगा, नदी में तैरना क्या है,
कठिन है और समुद्र में तैरना आसान है। क्यों? क्योंकि समुद्र में नमक ज्यादा होता है और इसलिए क्या होता है, उस समुद्र जल का घनत्व ज्यादा होती है। समुद्र जल का क्या होगा, घनत्व ज्यादा होगा, और नदियों की जल की घनत्व कम होती है इसलिए। और समुद्र जल में लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, नदियां है। समुद्र में सबसे ज्यादा नमक कौन सी होती है, NaCl होती है। सोडियम क्लोराइड जिसे कहा जाता है NaCl होता है। 78% क्या होता है। लवणता को मापने के लिए क्या होता है, 1000 या 1 किलो या प्रति किलो या प्रति 1000 ग्राम से हमें नापते हैं। देखिए इसमें देखा जाता है कि 1 लीटर यानी 1000 ग्राम जो पानी हम लेते हैं उसको सुखाने के बाद कितना नमक प्राप्त होता है, कितना लवण प्राप्त होता है, उसे क्या होता है, समुद्र की लवणता कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र की लवणता किसे कहते हैं, क्योंकि 1000 ग्राम पानी लेने पर उसको सुखाने पर जितना नमक बनता है उसको क्या कहेंगे, उसका लवणता कहा जाता है। समझिएगा, उसको क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, लवण। देखिए ना, हमारे जो महासागर है उसका जो लवणता है उसका एवरेज लिया जाए तो 330 से लेके 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल होता है। यानी 1000 ग्राम यानी 1 लीटर जल या 1 किलो जल को अगर हम गर्म करेंगे तो 30 से 35 ग्राम क्या बनता है, नमक बनता है समुद्र जल का। ये एवरेज बोल रहा हूँ, पूरे समुद्र की बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है। ठीक है, जहां पे समुद्र का मुहाना होता है ना वहां पे लवणता कम होती है, पहली बात। दूसरी बात, जहां पे बारिश ज्यादा होता है, अभी आपको बताया था कि भूमध्य रेखा पर बारिश ज्यादा होता है वहां पे लवणता कम होगी क्योंकि पानी हमेशा मिल रहा है। तीसरा होता है जहां पे ग्लेशियर बहुत ज्यादा होता है वहां पे भी क्या, लवणता कम होती है। आपको पता है कि जो ग्लेशियर होता है ना उसमें लवणता नहीं होता, वो क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है ग्लेशियर। जहां पे ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है यानी पिघल रही होगा वहां पे भी क्या, जल की लवणता कम होती है। तो हमारे जो महासागर है उनकी लवणता कितनी होती है, 30 से 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल। समझ लीजिएगा, 1000 ग्राम जल को अगर गर्म करेंगे तो उसमें 30 से 35 ग्राम क्या होता है, नमक प्राप्त होता है। इसी क्या होता है, इसे महासागरों का क्या होता है, औसत लवणता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, औसत लवणता कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिए, महासागरों का औसत लवणता 30 से 35 ग्राम पर 1000 होता है। देखिए यहाँ पे 100 मत लिखिएगा, 1000 लिखिएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 क्या होता है, ग्राम होता है। ठीक है? अब देखिए लवणता के स्रोत कहाँ से है। अभी आपको पता है कि ये जो नदियां है, नदियां इसको लेके आते हैं। नदियों में बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, इनके शरीर में लवण होता है, हड्डी होता है, वो सब क्या भाग के ले आते हैं। खनिज से होके आते हैं, चट्टानों से होके आते हैं, इन सारे चीजों को लेके क्या आता है, ये लोग लेके आते हैं। समुद्र जल की लवणता को नियंत्रित कौन करता है। देखिए समुद्र जल को जो नियंत्रित करते हैं लवण को, पहला है बाष्पीकरण। आपको पता है जहां पे बाष्पीकरण ज्यादा होगा, पानी ज्यादा क्या होगा, बादल बनेगा तो लवणता ज्यादा होगा। बाष्पीकरण से क्या होता है, लवणता क्या होता है, ज्यादा होता है। इसको ध्यान रखिएगा। आप एक कटोरे में या एक थाली में पानी रखिए और इस समय धूप तो बहुत ज्यादा है, धूप में रखिएगा, देखिए कुछ समय बाद क्या होता है, वो थाली से पानी गायब हो जाता है। अगर वो खड़ा पानी होगा ना तो नीचे क्या है, लवण बैठ जाएगा। या समुद्र पानी लीजिएगा तो नमक क्या होगा, नीचे बैठ जाता है। तो बाष्पीकरण से क्या होता है, लवणता बढ़ती है। बर्षण से क्या होता है, लवणता घटती है। बारिश होगा तो लवण क्या, पहले इसमें 1 लीटर पानी था और बारिश होकर इसमें 2 लीटर पानी हो गया, भाई लवण तो उतना ही है ना। तो पानी पानी होगा कि पानी ज्यादा हो गया तो लवण का कम हो गया। तो बारिश के पानी में लवण नहीं होता है क्योंकि वो क्या है, वेपोराइज से होता है। बारिश के पानी में लवणता नहीं होता, ध्यान रखिएगा। नदियों के पानी में लवणता होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बारिश होने पर लवणता कम होती है, बाष्पीकरण से लवणता बढ़ती है, पानी से क्या होता है, कम। नदी के पानी का प्रभाव, जब नदी के पानी जहां पे मुहाना होता है वहां पे कम होता है। मुहाना पे क्या होता है, लवणता कम होती है क्योंकि वहां पे क्या था, फ्रेश वाटर लेके आते हैं नदी। बड़ा प्रचलित हवा है, हवा क्या करता है, लवणता को
कम करता है। देखिए अगर मान लेते हैं हवा क्या होता है कि उसको क्या होता है, मान लेते हैं कि जहाँ पे खरा पानी है उसको क्या होता है कम खरा पानी में ले आता है, तो उसमें देखिए यहाँ पे क्या खरा पानी ज्यादा है और हवा द्वारा क्या होता है इस पानी को यहाँ पे फ्रेश वाटर है यहाँ पे ले आ रहा है, तो यहाँ की लवणता बढ़ जाएगी। ये भी क्या है लवणता को बढ़ाने का काम करता है खरा पानी। बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलेगा तो लवण का क्या होगा, कम होगा। अभी आपको बता कि बर्फ क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है, उसमें लवण नहीं पाया जाता। समुद्र लहरें और आपको समुद्र जो धाराएं होता है, गर्म धारा होगा तो लवणता बढ़ा देगा, जहां पे ठंडी धाराएं होगी लवणता कम कर देगी। बाष्पीकरण और बर्फ के निर्माण समुद्र की लवणता बढ़, देखिए बाष्पीकरण और बर्फ के निर्माण से समुद्र की लवणता बढ़ जाती है। बाष्पीकरण अभी बताए बाष्पीकरण से क्या था, यहाँ देखिए बर्फ का पिघलना और यहाँ पे बर्फ का बनना दो अलग अलग शब्द हैं। जब पिघलेगा तो लवणता कम होगा, जब बर्फ बनेगा तब क्या होता है उस पानी का लवणता कम होगा, क्योंकि जो बर्फ वाला पानी होगा ना इसमें नमक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बर्फ वाले पानी में लवणता एकदम जीरो होता है। बर्फ में कहीं पर भी क्या है बर्फ है ना, तो बर्फ में देखिएगा उसको कभी भी नमक नहीं होता है, ध्यान दीजिए। वर्षा नदी अब्बा और बर्फ पिघलने से लवणता कम होती है, देखिए अभी लिखा है कम होती है। समुद्र जल की लवणता तापमान और घनत्व आपस में जुड़े हुए हैं, तापमान या घनत्व में कोई भी परिवर्तन उस की लवणता को कम कर देगा। अगर तापमान ज्यादा होगा तो वहां पे लवणता बढ़ जाएगी, और क्या होगा तापमान कम होगा तो लवणता कम होगी। तो इसको ध्यान, ये जो पॉइंट है इसको भी याद रखिएगा, नहीं तो क्या होगा ये भी पूछ सकता है कि लवणता कैसे बढ़ती कैसे घटती है। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछिएगा उसके बारे में। अब लवण का वितरण, वितरण कैसे होगा, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो ये जो लवण होता है वो क्या होता है, जहां पानी बारिश होगा वहां पे कम होगा, तो भूमध्य रेखा के आसपास क्या है ये ज्यादा होगा थोड़े दूर पर, भूमध्य रेखा से थोड़े दूर पर, और ध्रुव की तरफ जाएंगे तो उसकी क्या मात्रा घटती जाएगी। देखिए ध्रुव की तरफ जाने पर क्या होगा, लवणता घटती है। 20 से 30 डिग्री के बीच में क्या होता है लवणता अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा 20 डिग्री और 30 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों के बीच में लवणता होते, क्योंकि इसमें उच्च तापमान होता है, उच्च बाष्पीकरण होगा, और भूमध्य रेखा से क्या होता है की तुलना में यहाँ वर्षा कम होता है। तो कि भूमध्य रेखा पर वर्षा ज्यादा होता है, लेकिन 20 से 30 डिग्री पे क्या होता है बारिश कम होता है, तो यहाँ पे लवणता क्या होगा, कम बाष्पीकरण के कारण क्या है उपध्रुवीय और ध्रुवीय क्षेत्र में भी क्या होता है न्यूनतम लवणता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, न्यूनतम लवणता पाई जाती है। उसके बाद जहाँ सागर वगैरह हो नदी वगैरह हो यहाँ पे क्या लवणता कम होता है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर बताइएगा। ठीक है, ये कोई यानी ऊपर के जो चीज बता रखे हैं वही चीज है ये, उसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखो हेलोक्लाइन क्षेत्र बनता है, ये सारी चीज क्या है ऊपर आपको बता दिया हूँ, ये एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग इसको पूछिएगा, हम फिर बताएंगे। दो चीज आपको बताना है यहाँ पे,